मगरबी बंगाल के 3 असेंबली हलकों भवानीपुर, जंगीपुर और शमशेरगंज में ज़िमनी इंतखाबात के तहत आज वोट डाले जा रहे हैं। वोटर पोलिंग मराकज का रुख कर रहे हैं और हक राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। भवानीपुर में कल 287 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इस हल्के में वोटरों की कुल तादाद 2,06,456 है। आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए भवानीपुर में सिक्योरिटी के माकूल बंदोबस्त किए गए हैं। भवानीपुर सीट से मगरबी बंगाल की वज़ीर-ए-आला ममता बनर्जी मैदान में है। ममता बनर्जी का मुकाबला बीजेपी के प्रियंका टिब्रीवाल और सीपीएम के श्री जे बिस्वास है। ममता बनर्जी के लिए ज़िमनी चुनाव अहमियत का हामिल है। उन्हें वज़ारत आला के ओहदे पर बने रहने के लिए हर हाल में जीत हासिल करना जरूरी है। ख्याल रहे कि असेंबली चुनाव में नंदीग्राम सीट पर ममता बनर्जी को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। उन्हें बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने जेर कर दिया था। इंतखाबी अमल शुरू होते ही बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रीवाल ने पोलिंग मरकज का दौरा किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि वोटिंग के अमल को मुतासर करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने टीएमसी रुकन असेंबली पर ईवीएम जबरदस्ती बंद करने का इल्जाम लगाया है। इलेक्शंस हो और बस यही चाहूँगी कि लोगों को वोट देने दिया जाए, अच्छे से छप्पा वोटिंग ना हो, जिसका वोट है वही दे। देखिए बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, बिकॉज जिस प्रमाण में लड़के कल बाहर से यहाँ लाए गए हैं वोट देने के लिए, तो उससे पता चलता है कि कितनी घबराई हुई है सरकार और अपोजिशन। भवानीपुर से हमारे नुमाइंदे अबीर गोशाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अबीर, कैसा मंजर देखने को मिल रहा है? देखिए, भवानीपुर जो बाई इलेक्शन चल रहा है इसी में पूरी तरह से नजर है, क्योंकि ममता बनर्जी इसी चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की तरफ से यहाँ से लड़ रही है। जी 2021 में जो असेंबली में चुनाव हुई थी, वहाँ पर तृणमूल कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे शुभम चट्टोपाध्याय जी, उसी ने 28,000 के ऊपर से जो वोट की मार्जिन से उसने जीत हासिल की थी। और ये जो भवानीपुर है ममता बनर्जी का होम ग्राउंड है, इसलिए तृणमूल कांग्रेस की कहना है इसी चुनाव में उसका जो जीत हासिल करना ये सिर्फ उसका मामूली की बात है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस चाह रहा है इसी जो चुनाव की जो मार्जिन है इस मार्जिन को थोड़ा बढ़ाने के लिए, इसलिए तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ये भवानीपुर चुनाव में जो 8 वार्ड है कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की, इसी 8 वार्ड में अलग अलग जो मिनिस्टर है उन लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि चुनाव में। तो आज सुबह से जो हम लोग दिख रहे हैं ये सिर्फ 74 जो वार्ड है उसी को छोड़कर जितने सारे वार्ड है सभी जगह पर तो चुनाव में हिस्सा लेने के लिए जितने सारे लोग हैं वो लोग वोटिंग सेंटर पर व बूथ पर वो लोग आ गए हैं। हम लोग जो सुना रही थी जो प्रियंका टिब्रीवाल जो बीजेपी का कैंडिडेट है उसका कहना है कि बूथ स्टैम्प चल रहा है, कई सालों से उसका कहना है जो बाहर से आदमी लोग यहाँ पर आके खड़ा हो गए हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से कह रहा है और कलकत्ता पुलिस की तरफ से कह रहा है ऐसा कुछ कंप्लेन उस लोगों के पास नहीं है। उसका कहना है बाहर से कोई लोग भी इधर नहीं है और पूरी तरह से सेंट्रल रूट मार्च भी कर रहा है भवानीपुर एरिया में। और उसके साथ साथ कोलकाता पुलिस की ये भवानीपुर असेंबली जितने सारे पुलिस स्टेशन है वहाँ पर अलग अलग डिप्टी कमिश्नर लोगों को, जॉइंट सीपी रैंक ऑफिसर को और कलकत्ता पुलिस का पुलिस कमिश्नर खुद इसका जो मॉनिटरिंग रिपोर्ट वो ले रहा है। तो अभी इस चुनाव में हाई वोल्टेज इलेक्शन चल रहे हैं भवानीपुर बाई इलेक्शन में सिर्फ इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी यहाँ पर चुनाव में खड़ी हुई है। लेकिन अभी ऐसा कुछ जो तृणमूल कांग्रेस बीजेपी का जो चुनाव के लेके जो कंप्लेन है उसे लोग खारिज कर रहे हैं। उसका कहना है चुनाव पूरी तरह से पीसफुली चल रहा है, इसमें जो कंप्लेन है वो पूरी तरह से ये उसका कहना है। अभी ये बताएं कि ममता बनर्जी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जीत हासिल करना, लेकिन ये बताएं कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, ममता बनर्जी के जीतने के चांसेस कितने समझे जा रहे हैं? देखिए, तृणमूल कांग्रेस का कहना है 2021 की बाई इलेक्शन में ये 2024 की पहले वो लोग जानना चाहते हैं कितने सारे लोग उन लोगों के पास है। और भवानीपुर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसको कहते हैं वेस्ट बंगाल में मिनी इंडिया। क्यों कहते हैं? मैं आपको पहले जो बोला जो 8 वार्ड है कोलकाता कॉर्पोरेशन की, इसके 8 वार्ड में दोनों ही वार्ड है 70 और 74 जहाँ पर बहुत सारे गुजराती लोग, बंगाल की बाहर से लोग वोटर यहाँ पर है। तो 2021 में इलेक्शन में हम लोग दिखा मार्च महीने में हुआ जो 70 वार्ड है वहाँ पर तृणमूल कांग्रेस के लीड ऐसे नहीं थे, वहाँ पर बीजेपी का लीड था 2092 वोट पे। और 74 जो वार्ड है वहाँ पर तृणमूल कांग्रेस का लीड नहीं था, वहाँ पर बीजेपी का लीड था 537 वोटों पे। लेकिन अलग जो 6 वार्ड है सभी जगहों पर तृणमूल कांग्रेस का लीड बहुत ही था। और इसमें एक वार्ड है 77 वार्ड जहाँ पर
तृणमूल कांग्रेस का लीड था लगभग 21,000 के आसपास। तो तृणमूल कांग्रेस ग्राउंड रियलिटी है, वो कह रही है ये मार्जिन इस साल भी ज्यादा होगा। और ये जो 70 वार्ड और 72 वार्ड में जो तृणमूल कांग्रेस जो बीजेपी से जो थोड़े पीछे, उसी पर भी वो लोग जीत हासिल करेंगे, उसका कहना है। तो ग्राउंड रियलिटी ये कह रहे हैं तृणमूल कांग्रेस इस 6 वार्ड में बहुत पहले है। अगर आप पीछे भी देखें तो 2011 में यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस का कैंडिडेट जो था उसी ने जीत हासिल की थी 49,000 की वोट की आसपास में। उसी साल भी ममता बनर्जी बाई इलेक्शन में रेल तब वो रेल मिनिस्टर थे, वो छोड़कर पहली बार ये असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में खड़ा हुई है और ममता बनर्जी जीत हासिल की थी 54,000 के आसपास में। तो तृणमूल को कहना ही ये उसका जो ममता जी का होम ग्राउंड बिल्कुल। तो ये माना जा रहा है कहीं ना कहीं ये उम्मीद पास्ट इलेक्शन के एक्सपीरियंस से भी कि तृणमूल कांग्रेस से जीत दर्ज कर ले। अबीर बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। उधर उड़ीसा के पीपली असेंबली हल्के में भी ज़िमनी इंतखाबात के तहत वोट डाले जा रहे हैं। वोटर की लंबी लंबी कतारें पोलिंग मराकज़ पर देखी जा रही है। यहाँ बीजेपी के रुद्र प्रताप, बीजेपी के अश्रित पटनायक और कांग्रेस के बी हरिचंदन के अखाड़े में है। पीपली में 348 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिसमें 200 से ज्यादा हसास है। वोटिंग के पेश नजर सिक्योरिटी के माकूल बंदोबस्त किए गए हैं। बड़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्स की तैनाती की गई है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता साल बीजेडी के सिटिंग एमएलए प्रदीप मोहंती की मौत हो गई थी, जिसकी वजह से पीपली में ज़िमनी चुनाव कराए जा रहे हैं। सबकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए फ्री एंड पीसफुल इलेक्शन के लिए भरपूर व्यवस्था किया गया है। जो सेंसिटिव बूथ है वहाँ हमने बीएसएफ का डिप्लॉयमेंट किया है। उसके साथ हमारा स्टेट आर्म्ड पुलिस, एडिशनल ऑफिसर्स और फोर्स दिया गया है। टोटल 32 मोबाइल पार्टी इस टाइम पे घूम रहे हैं और उसके साथ कल हम रीइंफोर्समेंट के लिए 15 और रैपिड रिस्पांस यूनिट भी किए हैं और सबके सपोर्ट और कोऑपरेशन से होपफुल हैं कि पीसफुल एंड फेयर इलेक्शन होगा। पंजाब के साबिक वज़ीर-ए-आला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बुध को वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। ये मुलाकात अमरिंदर के बीजेपी में शामिल होने की क़यास आराइयों के दरमियान हुई है। तकरीबन 1 घंटे तक जारी रहने वाली इस मीटिंग के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसके बारे में मालूमात भी दी, इसका मकसद बयान किया। उन्होंने इस बारे में एक ट्वीट किया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बताया कि वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात के दौरान उन्होंने किसानों से मुतल्लिक़ कई मसाइल पर तबादले ख्याल किया। उनमें मरकज़ के 3 ज़रई क़वानीन के खिलाफ किसानों का मुज़ाहरा और MSP की गारंटी जैसे मसाइल शामिल थे। हमारे नुमाइंदे रवि सिसोदिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुलाकात अमित शाह से, किस तरह से इस मुलाकात को देख रहे हैं? देखिए, इसके कई सियासी माने हैं क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं अभी। और जब वो दिल्ली आ रहे हैं तो उस दौरान उन्होंने कहा था कि वो किसी भी नेता से मुलाकात नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरह से उनकी मुलाकात होती है और उसके बाद उनके तरफ से जो ट्वीट किया जाता है और उसमें कहा जाता है कि कृषि कानून के मसले पर चर्चा की गई थी, तो इससे माना जा रहा है कि जिस पार्टी से अलग हटकर, पार्टी की लाइन से अलग हटकर उन्होंने मुलाकात की थी, तो क्या आने वाले दिनों में वो अपनी अलग पार्टी बनाएंगे या बीजेपी में शामिल होंगे, इसके लिए विकल्प खुले हुए हैं। लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह चाहते हैं कि पहले तीनों जो कृषि कानून है उस कानून को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से पहले उनको अपना रुख स्पष्ट करना पड़ेगा और उसके बाद ही ये लोग आगे के इसके बाद अपना आगे का स्टैंड ये दे पाएंगे। सूत्र ये बता रहे हैं कि अगर केंद्र सरकार की तरफ से उनको आश्वासन दिया जाता है कि जो तीनों कृषि कानून है उनको वापस लिया जाएगा, तो ऐसे में उसके बाद ही इनका जो स्टैंड होगा वो जा सकते हैं। क्योंकि पंजाब की जो सूरत हाल है, पंजाब में अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह दूसरी पार्टी बनाते हैं या फिर कांग्रेस छोड़ते हैं या फिर बीजेपी में जाते हैं, तो ऐसे में उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी कृषि कानून। क्योंकि कृषि कानून एक ऐसा मसला है जो पूरे पंजाब में हावी है और वहां पर इस मसले को लेकर कई तरह के विरोध प्रदर्शन भी लगातार होते रहे हैं। ऐसे में अगर इनको जाना है, नई सियासी पार्टी बनानी है या फिर बीजेपी में शामिल होने हैं, तो उसमें जब तक कृषि कानून को लेकर उनको कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक वो अपना फैसला नहीं लेंगे। बिल्कुल रवि, और जब कैप्टन अमरिंदर ने इस्तीफा भी दिया था तभी ये माना जा रहा था कि अगर अब बीजेपी को पंजाब में कोई जीत दिला सकता है तो वो कैप्टन अमरिंदर है, अगरचे वो जो फार्मर्स लॉ है उसको वापस ले सके, और क्योंकि उस हवाले से कैप्टन अमरिंदर सिंह एक बार फिर पंजाब में हीरो बन जाएंगे। देखिए, जहां तक पंजाब का सवाल है, पंजाब में चूंकि बीजेपी कोई खास सियासी जमीन है नहीं, ऐसे में बीजेपी को एक ऐसे चेहरे की तलाश है जो पूरे पंजाब का नामी चेहरा हो। कैप्टन अमरिंदर सिंह चूंकि सूबे के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, करीब 9.5 साल वो मुख्यमंत्री पंजाब के रहे हैं, एक बड़ा चेहरा रहे हैं कांग्रेस के और उनकी सियासी पकड़ भी है। तो ऐसे में बीजेपी चाह रही थी कि अगर उनको वहां अपनी जमीन बनानी है तो एक ऐसे चेहरे की तलाश की जो पूरे पंजाब में मशहूर हो। और यही वजह है कि दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस में हाशिए पर चल रहे थे। जिस तरह से उनको
मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा लिया गया, तो उसके बाद से ही उन्होंने कहा था कि उनके पास राजनीतिक विकल्प खुले हुए हैं, आने वाले दिनों में वो इस पर फैसला लेंगे। तो उनकी मुलाकात के कई सियासी माने हैं। पहला मायना ये माना सकता है कि बीजेपी जो उनकी जमीन खिसक चुकी थी पंजाब में, उसको पाने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह का वो इस्तेमाल कर सकती है। दूसरा मसला है जो कि जैसा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बताया कि उनको काफी अपमानित महसूस किया गया था जैसे उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया गया था, तो एक तरह से अपना वो बदला, सियासी बदला ले सकते हैं नई पार्टी बनाकर या कांग्रेस को वहां से आने में रोककर। तो दो ऐसे मसले हैं जिसको लेकर उन्होंने विकल्प खुले रखे हैं। हालांकि जो सबसे अहम बात अभी भी है कि जब तक कृषि कानून को लेकर केंद्र सरकार अपना रुख स्पष्ट नहीं करेगी, तब तक कैप्टन अमरिंदर सिंह अपना कोई फैसला नहीं लेंगे। बिल्कुल, रवि सिसोदिया, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। यूपी असेंबली इंतखाबात 2022 की सरगर्मियां तेज हो गई है। इंतखाबी तशहीर में तमाम सियासी पार्टियां अपनी तमाम तर ताकत झोंक रही है। इस हवाले से आज MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी यूपी के दौरे पर रहेंगे। बहराइच में वाक़ राजा बाजार में असदुद्दीन ओवैसी का अवामी जलसे से खिताब होगा। वाज़े हो कि MIM यूपी इलेक्शन में 100 सीटों पर इंतखाब लड़ सकती है। इससे पहले यूपी के कई अजला में असदुद्दीन ओवैसी का इंतखाबी जलसे से खिताब हो चुका है। बहराइच से हमारे नुमाइंदे अखिलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज बहराइच के राजा बाजार में असदुद्दीन ओवैसी खिताब करने वाले हैं। अखिलेश जी, आपको बता दूं ये बड़ी खबर भी है और यूपी विधानसभा आने से पहले अब यूपी का जो सियासी माहौल है पूरी तरीके से गर्मा गया है। अब हर नेता जो है अपने अपने क्षेत्र में जा रहे हैं और शिरकत कर रहे हैं और लोगों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तहत आज असदुद्दीन ओवैसी नानपारा राजा बाजार चौकी के पीछे एक मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। 1 बजे इनका प्रोग्राम है बहराइच आने का और उसके बाद संबोधित करके शाम को फिर वापस लखनऊ जाएंगे। अब और एक और बता दें, बात यह है कि जो सियासी समीकरण है जो बहराइच का है उसमें जो मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं विधानसभा, जो 3 बहराइच हो गए, मटेरा है, नानपारा है, जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ पे MIM की नजर है। अब इसे कयास लगाया जा रहा है कि MIM यहाँ भी अपना प्रत्याशी उतार सकती है विधानसभा चुनाव में। जी बिल्कुल, और वहीं हम देख रहे हैं अखिलेश के हर पार्टी जो है जोर लगा रही है, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, BSP सपा हो, सब ही जोर लगा रहे हैं। लेकिन ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी जिस तरह से अवामी जलसों से खिताब कर रहे हैं, उनकी प्रेजेंस क्या बताती है यूपी के सियासी माहौल में? देखिए, जब से यूपी विधानसभा चुनाव के जब से ऐलान किया है असदुद्दीन ओवैसी ने, तब से सियासी पारा गर्मा गया है और लगातार जो समीकरण हैं असदुद्दीन ओवैसी ने बताया कि 403 विधानसभाओं में लगभग 100 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में ये साफ कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है जहाँ पे उनकी संख्या ज्यादा है वहाँ पे जो है अपना संवाद बना रहे हैं। वहाँ पे हो सकता है अपनी जो 100 सीटें हैं वहाँ पे अपने कैंडिडेट उतारेंगे। आपको बता दूं, बहराइच में भी जो पूर्व यूपी की 27 जिले हैं जो पूर्व यूपी के हैं, वहाँ पे बहराइच में ये वार रूम बनाया गया है। जो 27 जिले हैं वो यहीं से मॉनिटरिंग की जाएगी विधानसभा चुनाव को देखने के लिए। और इसी के तहत जो बहराइच की जो 3 मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं, मटेरा है, बहराइच है और नानपारा है, हो सकता है यहाँ पे MIM अपने प्रत्याशी उतारे। बिल्कुल अखिलेश, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अनिल देशमुख मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। कैलाश गायकवाड़ को आज ED ने तलब किया है। अनिल देशमुख मामले में ED ने उन्हें पूछगछ के लिए तलब किया है। कैलाश गायकवाड़ महकमे दाखिला में डिप्टी सेक्रेटरी है। अनिल देशमुख मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से आपको अहम जानकारी दे रहे हैं। कैलाश गायकवाड़ को आज ED ने तलब किया है। अनिल देशमुख मामले में ED ने उन्हें पूछताछ के लिए तलब किया है। आपको बता दें कैलाश गायकवाड़ महकमे दाखिला में डिप्टी सेक्रेटरी है। क्या सैनिटाइजर नुकसानदेह है? क्या टीके आपके DNA को मुतासर करते हैं? क्या टीकाकारी आपको कोविड-19 से मुतासर कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके ख्याल में आते हैं? खैर, एक जगह है जहां आपके सभी सवालों का जवाब दिया जा सकता है और ये सब आपके फोन पर। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की कौमी सतह की टीकाकारी से मुतल्लिक़ मेदारी मुहिम के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी या शॉर्ट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू हो गई है। आपको बस 7977773753 पर व्हाट्सएप करना है और आपको उसी वक्त आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। जानकारी जिसे जांच और क्रॉस चेक किया गया है। तो आगे बढ़े, कोविड-19 पर अपने सवालों को व्हाट्सएप करें और अपनी जरूरत की सभी जानकारी हासिल कर ले। नंबर है 7977773753।
ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी राजस्थान को एक नया मेडिकल कॉलेज तोहफे में देने जा रहे हैं। पीएम मोदी आज सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स टेक्नोलॉजी जयपुर का इफ्तिताह करेंगे। वो राजस्थान में 4 नए मेडिकल कॉलेजों का संग बुनियाद भी रखेंगे। वाज़ेह हो कि राजस्थान के बांसवाड़ा, सिरोही, हनुमानगढ़ और दौसा अजला में मेडिकल कॉलेज कायम किए जाएंगे। प्रोग्राम सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुनक्किद किया जाएगा। यूपी असेंबली इंतखाबात के ताल्लुक से वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के दौरों का दौर जारी है। आज वज़ीर आला कानपुर और उन्नाव का दौरा करेंगे और आवाम से खिताब भी करेंगे। साथ ही वो हुकूमत की कई स्कीमों का इफ्तिताह भी करेंगे और 531 करोड़ के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का संग बुनियाद रखेंगे। इसके अलावा सीएम गोरखपुर में गुज़िश्ता दिनों हुए ताजिर के कत्ल मामले में मरहूम ताजिर के अहल खाना से मुलाकात करेंगे। दफा 370 और 35A के खात्मे के बाद पहली बार राष्ट्र स्वयं सेवक संघ के सरबराह मोहन भागवत आज 4 रोजा दौरे पर जम्मू पहुंचेंगे। हेडक्वार्टर केशव भवन में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। रजाकारों को भी शिनाख्ती कार्ड और सिक्योरिटी चेक करने के बाद ही संघ हेडक्वार्टर जाने की इजाजत दी जा रही है। प्रोग्राम के दौरान संघ के सरबराह संघ के सूबाई हेडक्वार्टर केशव भवन से ज्यादातर संघ और उससे वाबस्ता तंजीमों की सरगर्मियों का जायजा लेंगे। अफगानिस्तान में तालिबान के इक़्तिदार पर काबिज होने से दुनिया सकते में है। अमरीका के इनखला के फैसले की तनकीद भी की जा रही है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग छेड़ने वाला मुल्क अमरीका काम अधूरा छोड़कर कैसे चला गया, ये सवाल जवाब तलब है। इस बीच इनखला के फैसले और अफगानिस्तान में मची अफरा तफरी पर सेनेट और ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी बराए मुसल्लह अफवाज समाअत कर रही है, जिसमें जर्नल इंकिशाफात और एतराफ़ कर रहे हैं। अमरीका की जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन जनरल मार्क ने ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी के सामने एतराफ़ किया कि अमरीका को अफगानिस्तान के महाज पर शिकस्त हुई है। उन्होंने तस्लीम किया कि अमरीका 20 साल तवील जंग हार गया है। मार्क के मुताबिक अफगानिस्तान जंग इन शराइत पर खत्म नहीं हुई जो हम चाहते थे। जनरल मलिक का कहना है कि ये शिकस्त 4 साबिका इंतजामिया के गलत फैसलों और अंदाजों का नतीजा है। मार्क के मुताबिक ये जंग गुज़िश्ता 20 दिनों या 20 महीनों में नहीं हारी गई है, ये माजी में लिए गए कई स्ट्रेटेजिक फैसलों का मजमूई असर है। आलमी अमूर के माहिर मुहिबुल हक साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खैर मकदम है आपका मुहिबुल हक साहब। बार बार जो है ये तस्लीम कर रही है अमरीका की उनको शिकस्त का सामना अफगानिस्तान में करना पड़ा है। देखिए, मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान में जो अमेरिका का इंटरवेंशन बतौर खास 2001 के बाद होता है, उसे अमेरिकन वॉर ऑफ टेरर से अलग करके नहीं देखा जा सकता। अगर अमेरिका इस बात का एतराफ़ करता है कि अफगानिस्तान में उन्हें तालिबान के मुकाबले में शिकस्त हुई है, तो उन्हें इस बात का भी एतराफ़ करना चाहिए कि वार ऑन टेरर में उन्हें शिकस्त हुई है। वार ऑन टेरर के जो हदफ थे वो नहीं हासिल कर सके। सिर्फ अफगानिस्तान से बात करके बात पूरी नहीं होती, इसलिए कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक में अगर आप देखें तो लेजिटिमेट गवर्नमेंट को टॉपल करके उन हुकूमतों को ख़त्म करके वहाँ पे जो सिविल वॉर लाइक सिचुएशन पैदा हुई जिसमें लाखों की तादाद में लोग मारे गए, क्या इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी अमेरिकन कांग्रेस के सामने अमेरिकन जनरल्स बैठ के लेंगे, जिसमें सिविलियन पॉपुलेशन पे बॉम्बिंग की गई, लोग मारे गए, क्लस्टर एंड कारपेट बॉम्बिंग की गई और नतीजे में वो लाखों लोग मारे जाते हैं। क्या इसका भी एतराफ़ कांग्रेस के सामने अमेरिकन वॉर जनरल्स कर रहे होंगे? जी बिल्कुल। और वहीं ये भी कि उन्होंने कहा कि ये सब सिर्फ इन कुछ दिनों में नहीं हुआ है, माजी के जो 4 हुकूमतें रही हैं उनके लिए गए गलत फैसले, उनकी गलत स्ट्रैटेजी की वजह से इस हार का सामना हुआ है। देखिए, एक बात है कि जो सिविल या जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसे पब्लिक ओपिनियन को भी जवाबदेह होना होता है। आपने ये देखा होगा कि अमेरिका में जो वेटरन है, जो वार के वेटरन्स हैं, उन लोगों ने इराक की वार को, अफगानिस्तान की वार को डिनाउंस करना शुरू कर दिया था। पब्लिकली कैंपेन के दौरान भी जो अमेरिकन प्रेसिडेंट उनके बीच में जाते थे, उनसे वो सवालात करते थे कि आपने हमें एक अनजस्ट वॉर में यानी भेजा, और जो हमारे सोल्जर्स यानी जो अमरीकियों की कुर्बानी है वो भी एक अनजस्ट वॉर के लिए थी।
यानी एंटी वॉर सेंटिमेंट्स अगर आप देखें तो जिस तरह से वियतनाम के वॉर में एंटी वॉर सेंटिमेंट डेवलप हो रहे थे उस सतह पे तो नहीं, लेकिन अमेरिका में जो पैसिफिस्ट सेंटिमेंट है यानी अमन और शांति के लिए जो सेंटिमेंट है वो अमेरिकियों के बीच में ही बढ़ रहे थे। जी। नतीजे के तौर पर पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन को उनको एड्रेस करना पड़ता है क्योंकि उन्हें इलेक्शन भी फेस करना होता है हर 4 साल के बाद। जी। जहाँ तक मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन है वो अमेरिकन मिलिट्री जो है वो बतौर खास एक एक्सपेंशनिस्ट और मिलिटरिस्ट अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का पार्ट रही है। जी। तो जो अमेरिकन एम्पायर बिल्डिंग रही है पूरी दुनिया में, कभी डेमोक्रेसी के नाम पे, कभी WMD के नाम पे, कभी इसके नाम पे, तो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी हो, चाहे रिपब्लिकन हो चाहे डेमोक्रेट्स हो, उनको कुछ फैसले लेने पड़ते हैं। अब ये जो इख्तलाफ आपको नजर आ रहा है, आपको ये समझिए कि अमेरिका में एक आर्म्स लॉबी है जिसमें इंडस्ट्रियल लॉबी भी है, जिसमें बहुत सारी लॉबीज हैं, और उसमें एक ये लॉबी भी है जो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन होता है या जो मिलिट्री पर्सोनल होते हैं वो भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं पूरी फॉरेन पॉलिसी को। तो ये जो टसल आपको नजर आ रहा है ये उसी की तरफ नजर आ रहा है कि एक तरफ मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरी तरफ पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन। जी बिल्कुल, एक टसल जो यहाँ पर प्रेसिडेंशियल पावर और मिलिट्री पावर में दिखाई दे रहा है, उसी का नतीजा है कि एक तरफ जो है जो बाइडन अपने इस पूरे इनखला के फैसले को सही करार दे रहे हैं, वहीं मिलिट्री इसको शिकस्त से ताबीर कर रही है। मुहिबुल हक साहब, बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सब भी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।